नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। और आज का ये वीडियो का पार्ट नंबर 29 होने वाला है, जिसमें आज हम टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि 21 टू 30 तक के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, अर्थात कोई बच्चा होता है अगर उसको बैकवर्ड कहा जाता है, कब कहा जाता है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया है उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है, या फिर कहा गया वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा होता है, या कहा गया वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह रहा होता है, या फिर कहा गया डी के अंदर अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन भी जो रहेगा वो आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं डिटेल से इसके सॉल्यूशन पे। तो जब किसी बच्चे को पिछड़ा अर्थात बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि उसकी शैक्षिक जो उपलब्धियां होती हैं, उसका बौद्धिक स्तर होता है या प्रदर्शन होता है, उसकी स्वाभाविक अथवा जन्मजात क्षमताओं के मुकाबले बहुत ही कम होता है। अर्थात बच्चे की जो जन्मजात क्षमताएं होनी चाहिए थी, यदि उससे बहुत कम होती तो उसे हम क्या कहते हैं, पिछड़ा चाइल्ड कहा जाता है। सिर्फ अंक कम आना या बार बार फेल होना, केवल मंद बुद्धि होना या ज्यादा समय तक एक ही कक्षा में रहना पिछड़ेपन का संपूर्ण सूचक नहीं होता है। वास्तविक दृष्टि से जब एक बच्चा अपनी स्वाभाविक क्षमताओं की तुलना में बहुत कम शैक्षिक उपलब्धियां अर्जित करे तो उसे पिछड़ा माना जाता है, भले ही उसकी बौद्धिक या शारीरिक क्षमता सामान्य हो। तो यहां तक तो हमने समझा कि पिछड़ा बच्चा क्या कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी फॉर एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अर्थात इसमें से कहा गया कि उचित प्रेरक जो होते हैं किसी परिवेश की स्थितियों के लिए निम्नलिखित में कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि बैठने की समुचित व्यवस्था, या बी के अंदर कहा गया स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, या सी के अंदर कहा गया सहयोगी एवं स्पर्धा मूलक समूह स्थिति, या डी में कहा गया इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है कि इनमें से जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन ऊपर दिए गए ए, बी और सी, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, या इसका थोड़ा सा डिटेल पहले सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। तो कक्षा या अधिगम का सबसे अच्छा माहौल तभी तैयार हो सकता है जब चारों तरफ उपयुक्त शारीरिक और मानसिक वातावरण बना हो। बैठने की समुचित व्यवस्था से छात्र आराम से ध्यान केंद्रित कर सकें और सीखने में रुचि बढ़ती है। स्थिर और शांतिपूर्ण परिवेश मन की एकाग्रता तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, जिससे बच्चों का ध्यान बिखरता नहीं है। समूह में सहयोग और स्पर्धा दोनों पर विद्यार्थियों में न केवल सामाजिक विकास होता है, बल्कि उनमें प्रोत्साहन, आत्मविश्वास व प्रतियोगिता की भावना भी बढ़ती है। इन सबके अभाव से प्रेरक या उत्तेजक वातावरण संभव नहीं है। इन तीनों की समुचित उपलब्धियां छात्रों की समग्र विकास व सीखने की अच्छी स्थिति होती है। अर्थात यहाँ पे जितने भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे, ये सभी समुचित जब चीजें मिलती हैं तो बच्चों के लिए विकास में काफी ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें कहा गया है बच्ची का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। तो ए में कहा गया आनुवांशिकता का, बी में कहा गया पर्यावरण का, सी के अंदर कहा गया आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का, या डी में कहा गया आर्थिक कारक का।
अर्थात जब किसी एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो रिजल्ट किसका होता है, अर्थात हेरिडिटी का, इन्वायरमेंट का, या इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मध्य यहाँ पे अन्योन क्रिया होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक विकास का निर्धारण केवल आनुवंशिकता या केवल पर्यावरण से नहीं होता है। वास्तव में दोनों के बीच निरंतर परस्पर क्रिया चलती रहती है, यानी एक और उसकी जन्मजात क्षमताएं, गुणसूत्र, स्वभाव आदि जो आनुवंशिकता से आते हैं, और दूसरी ओर परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति आदि जो पर्यावरण से जुड़े होते हैं। इन दोनों के सामूहिक प्रभाव, परस्पर संवाद व पृथक स्थिति में बच्चे का समग्र विकास संभव है। यह मनोविज्ञान का स्थैतिक सिद्धांत है कि विकास एक द्विपक्षीय और सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें दोनों अलग अलग कारण परस्पर क्रियाशील रहते हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 24 पे, जहां पे कहा गया कक्षा कक्ष में छात्र की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से होते हैं, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन इन द क्लासरूम। अर्थात बच्चों को जो बाहरी ऐसे कौन से प्रेरक होते हैं जो कक्षा में उनको प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा गया संवेग, भावुकता और जटिलता, बी में कहा गया छात्रों की आवृत्तियां, सी में कहा गया लक्ष्य एवं अभिप्राय, डी में कहा गया संस्कृति एवं प्रशिक्षण। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा संस्कृति और प्रशिक्षण। अब ये क्यों रहेगा, इस पे थोड़ी सी डिटेल से बात किया जाए तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की इच्छा, प्रेरणा और रुझान को प्रभावित करने में बाह्य कारकों की बड़ी भूमिका होती है। इनमें संस्कृति अर्थात कल्चर और प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग प्रमुख हैं, क्योंकि विद्यालय और घर की संस्कृति, अनुशासन, परंपराएं, वातावरण, समाज की सोच आदि बाह्य वातावरण का निर्माण करते हैं। वहीं पे शिक्षक द्वारा दिए गए प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता, परस्पर संवाद, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भी प्रेरणा के स्तर को ठोस रूप से प्रभावित करते हैं। भावुकता, लक्ष्य, अभिवृत्तियां आदि प्रायः आंतरिक कारक माने जाते हैं, जबकि संस्कृति, सामाजिक वातावरण, स्कूल की नीतियां और प्रशिक्षण बाह्य कारकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जिसके अंदर कहा गया है कि शिक्षण समग्र के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण विषय है, अर्थात टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है प्रबंधन, बी में कहा गया कुशल प्रशासन, सी में कहा गया योग शिक्षक, डी में कहा गया इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रबंधन भी जरूरी होता है, कुशल प्रशासन भी जरूरी होता है और योग शिक्षक भी जरूरत होती है। अगर हम शिक्षण को समग्र अगर क्रियाकलाप की बात करें तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो शिक्षण का स्तर बनाए रखने के लिए केवल अच्छे शिक्षक ही नहीं बल्कि समुचित प्रबंधन, कुशल प्रशासन और संसाधनों का भी विशेष महत्व होता है। प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, समुचित योजना, संसाधन वितरण, कार्यों का समन्वय और अनुशासन के लिए आवश्यक है। कुशल प्रशासन अर्थात विद्यालय में हर स्तर पर प्रक्रियाएं समय पर और पारदर्शिता हो, इसके लिए जरूरी है। वहीं पे बात करें तो योग शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षकों का ज्ञान, दक्षता और विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण ही शिक्षा को अर्थपूर्ण व प्रभावी बनाता है। इनमें से यदि कोई तत्व कमजोर पड़े तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो सकती है, इसलिए तीनों का उचित संतुलन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अर्थात टू मोटिवेट अ वीक स्टूडेंट आ टीचर शुड, अर्थात कमजोर बच्चे जो होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया ए में अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना, बी में कहा गया उन्हें पहले बेंच पर बिठाना, सी में कहा गया कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, डी में कहा गया कक्षा में उन पर ध्यान ना देना। तो ध्यान ना देना है तो नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ये तो गलत ही चला जाएगा। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, ये ज्यादा ध्यान देंगे तो भी थोड़ा सा समावेशी कक्षा की तरीके से नहीं हो पाएगा। वहीं पे उन्हें पहले बेंच पर बिठाना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो ए वाला करेक्ट बैठेगा। थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं इस पे, तो
कमजोर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी शैक्षिक प्रगति हेतु शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छे कार्यों के लिए तुरंत प्रशंसा करने से वे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की सकारात्मक प्रेरणा और आत्मबल मिलता है। ऐसे छात्रों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लगातार अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे अपने प्रयासों को और बेहतर करने का साहस प्राप्त कर सकें। कक्षा में विशेष ध्यान देना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी शंकाओं का समाधान करना शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। छात्रों को नजरअंदाज करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इससे वे और निरुत्साहित हो जाते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः, अर्थात डिसलेक्सिया इज मेनली एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे कहा गया पठन की कठिनाई से, बी में कहा गया वाचन की कठिनाई से, सी में कहा गया वाचन और श्रवण की कठिनाई से, डी में श्रवण की कठिनाई से। तो ऑप्शन इसका देखा जाए तो पठन की जो कठिनाई होती है वो बेसिकली डिसलेक्सिया कहलाती है। थोड़ा सा डिसलेक्सिया पे डिटेल से बात किया जाए तो डिसलेक्सिया एक विशेष प्रकार की अधिगम अक्षमता है, जिसमें मुख्य समस्या पठन की कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को अक्षरों, शब्दों व संख्याओं को पढ़ने, पहचानने, क्रम में लाने या समझने में दिक्कत होती है। हालांकि उनकी सामान्य बुद्धि और इंद्रियां भी सामान्य रहती हैं। इस समस्या का उच्चारण या सुनने की कठिनाई से सीधा संबंध नहीं होता है, बल्कि यह विशेष रूप से पढ़ने के कौशल से जुड़ी होती है। ऐसे बच्चों को शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा विशेष सहायता, तकनीकी और प्रोत्साहन देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुसरित करना, बी के अंदर कहा गया छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना, या और बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना, या फिर कहा गया छात्र के व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना, या डी में कहा गया विशेष विद्यालयों में मंद विद्यार्थी कोष भेजना। वहीं पे इंग्लिश में बात करें तो हाउ कैन अ स्कूल हेल्प टू रिजॉल्व स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा छात्रों के छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्यक्ति का अंतर क्या होता है और किस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है। तो हर छात्र की बुद्धि की बात की जाए, चाहे उसके अंदर रुचि की बात की जाए या पृष्ठभूमि या सीखने की गति की बात किया जाए, तो ये अलग अलग होती है। इन्हीं को वैयक्तिक हम लोग अंतर कहते हैं। इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए विद्यालय को चाहिए कि वह छात्र केंद्रित शिक्षण अपनाए, जिससे हर छात्र की जरूरत हो, चाहे उनकी कोई क्षमता या गति के अनुसार उसे उपयुक्त मार्गदर्शन, सामग्री तथा अधिगम वातावरण मिल सके। बहुविधि अधिगम सुविधाएं जैसे ऑडियो विजुअल, समूह कार्य, प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत सहायता आ जाते हैं उपलब्ध कराने से छात्र की अपनी शैली के अनुसार सीख सकते हैं। सभी के लिए समान पाठ्यचर्या या मंद छात्रों को दूर भेजना समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बिल्कुल भी विरुद्ध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, जिसके अंदर कहा गया है कि शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि समूहों में शिष्य सदा बेहतर सीखते हैं। फिर कहा गया शिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। प्रत्येक शिष्य को अनुकूलित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं। या डी में कहा गया शिष्यों का विकास विभिन्न रूप में से होता है और भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको डी वाला देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। तो हर विद्यार्थी की अधिगम गति, रुचि, पृष्ठभूमि, क्षमता और जरूरत भिन्न भिन्न होती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान इसलिए दिया जाता है कि हर शिष्य की आकांक्षा, साधन और समस्या अलग हो सकती है। विकास की प्रक्रिया विविध रूपों में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि एवं वैशिष्ट के साथ चलती है, इसलिए एक ही शिक्षण पद्धति सभी पर समान रूप से लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए शिष्यों को अर्थात इंडिविजुअलाइज अटेंशन या व्यक्तिगत शिक्षण देना आवश्यक है, ताकि हर विद्यार्थी अपने अनुरूप सबसे अच्छा सीख सके। अब यहाँ पे बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे कि सृजनशील छात्र का गुण होता है, अर्थात आ क्वालिटी ऑफ अ
क्रिएटिव स्टूडेंट क्या होती है कि वो नमनीयता का अभाव, चिताग्रस्त या समस्याओं से अनजान या बुद्धि का अभाव। अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा, और आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट जांचने के लिए या उसको मैच करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीपीटी को डाउनलोड करके आसानी से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।